गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जैसे कि अब आप लोगों ने टेस्ट सीरीज़ देना चालू कर दी हैं और आपका जेईई मेंस का एग्ज़ाम अब निकट ही है और अब आप लोगों ने अपने मॉक टेस्ट देना चालू कर दिए हैं। तो अब हम लोग आज बात करेंगे कि आज अपने जो मॉक टेस्ट हैं आप उनका कैसे एनालिसिस करेंगे और कैसे उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे। और ये कोई एक एग्ज़ाम के ही लिए नहीं है, इसे आप एप्लीकेबल कर सकते हैं, जेईई के लिए भी कर सकते हैं, नीट के लिए भी, और अगर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि जो बोर्ड के भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पर भी एप्लीकेबल है। तो सभी का जो मॉक टेस्ट में जो इम्प्रूव करने का जो तरीका है तो वो सब जगह एक ही फॉर्मेट में है और हम लोग इसमें यही काम करेंगे। देखते हैं कि क्या क्या हमें काम करना चाहिए कि जिससे कि हमारा मॉक टेस्ट जब हम दे रहे हैं तो मॉक टेस्ट में हमारे जो मार्क्स हैं वो हर बार इम्प्रूव होते जाएं और उसको हमें कैसे एनालिसिस करना है, आज हम लोग इसी चीज़ पर बात करेंगे बच्चों। तो आज का हमारा जो इस सेशन में जो टॉपिक है, हाउ टू इम्प्रूव मॉक टेस्ट एंड रिजल्ट्स। ओके, तो कैसे हमें इम्प्रूव करना है, तो देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हम लोग मॉक टेस्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए, मॉक टेस्ट करता क्या है। मॉक टेस्ट एक तरह से आपका जो सैंपल पेपर है जो आप दे रहे हैं वो बिल्कुल जस्ट एक एग्ज़ाम के ही पैटर्न पर बेस्ड होता है और जो आपका पेपर आने वाला है चाहे वो जेईई का हो या नीट का हो या किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम का हो, तो मॉक टेस्ट उसके लिए बहुत हेल्प करता है। तो बिल्कुल उसी पैटर्न को फॉलो करता है और जब बच्चों के एग्ज़ाम पास में आ जाते हैं, जब बच्चों का मेन एग्ज़ाम होने वाला होता है, तो बच्चे जो अपना जितनी भी 1 से 2 साल में जो भी उन्होंने अपनी प्रिपरेशन की हुई होती है तो उसका असेसमेंट करते हैं। और वो हम लोग कैसे करते हैं, मॉक टेस्ट के थ्रू करते हैं। तो यही इसमें बताया गया है कि हमें उसे कैसे असेसमेंट करना है और जो मॉक टेस्ट जब आप लोग देते हैं तो वो किस चीज़ में हेल्प करता है आपको। तो दीज टेस्ट सीरीज, जब आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो उसका जो पॉइंट होता है वो बेसिकली होता ये है कि वो आपकी परसेंटाइल हो गया, आपका जो परसेंटेज हो गया और जो आपका वीकनेस है, एंड कंपेयर करता है आपकी परफॉर्मेंस को कि जब आप प्रिपेयर होके आ रहे हैं तो क्या इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं और हम क्या कर सकते हैं। क्लियर। तो ये इस तरह से हम लोग मॉक टेस्ट अपना देना स्टार्ट करते हैं और जितनी ज़्यादा हम फ्रिक्वेंसी में मॉक टेस्ट देंगे और जैसे जैसे हम उनका एनालिसिस करेंगे तो वो हमारी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होती जाती है। और जैसे जैसे आपको एग्ज़ाम पास आता जाएगा आपको पता लगता जाएगा कि आपकी इस सब्जेक्ट में इतनी प्रिपरेशन है या हमारा ये वीक एरिया है या हमें इस जगह पर ये काम करना है, हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वहाँ कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम है कॉन्सेप्ट्स पर, या कितना मैं अगर कोई क्वेश्चन अगर मैं प्रिपेयर करके आया हूँ तो उसमें कितना हमें किसी चीज़ को टाइम लग रहा है किसी चीज़ को करने पे। तो ये सब चीज़ें हम लोग इससे क्या करते हैं, पता करते हैं अपनी। तो ये हमारा मॉक टेस्ट रहता है। तो कैसे हम लोग जब भी आप कोई टेस्ट देखिए, एक तो सबसे पहले आप कोई भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए या आप अपने घर पे लास्ट ईयर के जो पुराने पेपर हैं PYQs हैं उनको एक टाइम बाउंडेड में स्टार्ट कीजिए। और उसे हमें कैसे करना है तो ये हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें देखते हैं। तो कहता है एनालिसिस ऑफ द मॉक टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्रूव योर ओवरऑल परफॉर्मेंस। ओके, तो जब आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करते हैं तो आपकी हर बार आप देखेंगे कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो दिनों दिन जैसे जैसे आप एग्ज़ाम के पास आते जाएंगे आपकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती जाएगी और आपका जो स्कोर है वो भी इम्प्रूव होता जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें काम कैसे करना है तो ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है, देखिए जब भी आप कोई पेपर देने जाएं, कोई भी एग्ज़ाम देने जाएं, चाहे वो जेईई का हो या नीट का हो या कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम, सबसे पहले आप इस चीज़ को एक किनारे रख दीजिए कि आपके उस एग्ज़ाम में कितने आपके मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है कि आपका एक टारगेट सेट होना चाहिए कि आपको कि हमें किसी चीज़ को करना है, ये रैंक लाने के लिए इतना मार्क्स लाना है। लेकिन जब आप एग्ज़ाम दें तो आप इस चीज़ पर बिल्कुल भी फोकस ना करें कि मेरा इस एग्ज़ाम में इतना परसेंटेज आएगा या ये पेपर डिफ़िकल्ट है, मैं पढ़ के आया हूँ और इसमें कुछ आया नहीं है। ऐसा इन सब चीज़ों से आप अपना माइंड बिल्कुल डाइवर्ट रखिए। ओके, तो सबसे पहले आपको ये काम करना है कि आपको उसके फाइनल रिजल्ट की टेंशन नहीं लेनी है। आपको जब भी आप कोई मॉक टेस्ट देने जाएं तो सबसे पहले आपको ये होना चाहिए कि आप उस टेस्ट पर फोकस करें। ठीक है, तो कुछ की पॉइंट्स हैं जब आप कोई टेस्ट दे देते हैं, जैसे कि आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, वो कोई भी टेस्ट सीरीज हो सकती है और
हम लोग भी प्रोवाइड टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं। अगर आपको अवेलेबल नहीं है तो हम लोग इसमें वीडियो के एंड में एक लिंक प्रोवाइड कर देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या की पॉइंट्स हैं कि जब आपने कोई टेस्ट दे दिया तो आपको क्या एनालिसिस करना है, सबसे पहले हम लोग इस पर बात करते हैं। तो जब आपने कोई टेस्ट दिया तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं एग्ज़ाम में कि जो हम लोगों को आती हैं, लेकिन हम लोग कुछ सिली मिस्टेक कर देते हैं, जैसे प्लस माइनस का कुछ मिस्टेक कर लेते हैं, जैसे हम लोग क्वेश्चन को कुछ रीड नहीं करते हैं अच्छे से, तो उसकी वजह से वो कुछ ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से भी कि यार ये हम पढ़ के आए थे तो इसका आंसर ये होना चाहिए था, तो कुछ इस टाइप से आप लोगों की सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। विच वर द क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द क्वेश्चन, जो अब आप लोग क्या करते हैं, जब देखिए जब हम एक अपना गोल सेट करके आते हैं कि भाई हमें इतने क्वेश्चन एग्जाम में करके आने हैं, और जब हम देखते हैं कि कुछ हमारा टारगेट पीछे रह गया है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ गेसेस भी करते हैं क्वेश्चंस के। जैसे हो सकता है कभी कभी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएं तो आपका लास्ट में क्या हुआ, आंसर कंप्लीट नहीं आया, लेकिन बट आपको ये जरूर पता लग गया कि हमारा जैसे ऑप्शन बी और सी में कोई एक ऑप्शन है तो उसमें हमने गेस किया और वो गलत हो गया। तो इसका हमें रीज़न पता होना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ कि वो क्वेश्चन हमारा गलत हो गया। फिर इसके बाद विच वर्ड टॉपिक, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहां पर आपने सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम किया, तो इसका एक आपको एनालिसिस करना चाहिए। इसका मतलब उस टॉपिक में कुछ ऐसा क्या वजह है कि जिसकी वजह से आपने उस टॉपिक में सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम किया। देखिए जब हम कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वहाँ पर आपके लिए टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो अगर जैसे मैं मेंस की ही बात करूँ तो आपको एक अपना टाइम सेट करना चाहिए कि मुझे केमिस्ट्री है इतने टाइम में करना है, फिजिक्स है इतने टाइम में करना है, और मैथ्स तो आपको वैसे ही पता है कि जो कि सबसे ज़्यादा टाइम टेकन वाला सब्जेक्ट है, तो वहाँ पर आपने कितना टाइम डिवोट किया। बहुत से बच्चे जब पेपर दे के आते हैं तो बोलते हैं सर हमको क्वेश्चंस आते थे लेकिन हमारी उन पर नज़र नहीं गई। ये सब टाइम मैनेजमेंट है। तो जब आप कोई मॉक टेस्ट देते हैं तो आप यही सारे काम करते हैं कि आप अपना टाइम कैसे मैनेज कर रहे हैं। फिर क्या कह रहा है, विच वर्ड टॉपिक, ऐसे कौन से टॉपिक्स थे कि जब हमने क्वेश्चंस करने बैठे तो सबसे पहले हमने उनके आंसर किए, क्विकली किए, कितना टाइम लिया और कौन से इजी क्वेश्चंस थे। देखिए जब भी आप कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस पूरे एग्ज़ाम में करने का जो तरीका है कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं कि जिनको हम तुरंत कर सकते हैं। जैसे ही आपने कोई क्वेश्चन देखा कि फिजिक्स का ये क्वेश्चन है, उसका एक टाइम पीरियड होना चाहिए कि 1 मिनट के अंदर हमें उस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आप सबसे पहले आप यही काम कीजिए कि सबसे पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या कोई भी आप सब्जेक्ट में किसी भी जगह जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि सबसे कम टाइम में। और देखिए अब ऐसा नहीं है कि टाइम सब एग्ज़ाम के हिसाब से ही होता है, क्योंकि देखिए अगर मैं जेईई मेंस में अगर मैं बात करूं तो आपके वहाँ पे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अलग रहते हैं, नीट में जो क्वेश्चंस रहते हैं वो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अलग रहते हैं और डिफ़िकल्टी लेवल अलग कर होता है। तो अगर हम यहाँ पर यही हम बात करें कि जैसे जेईई मेंस को लेकर ही बात करते हैं तो टोटल वहाँ पर हमारे पास 90 क्वेश्चंस होते हैं और उसमें हमें टोटल कुछ चॉइसेस भी होती हैं इंटीजर टाइप में, तो हमें 75 क्वेश्चंस ही करने होते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर जो हमारे पास सबसे पहला पार्ट होता है कि सबसे पहले हमें क्या अटेम्प्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो आप प्रिपरेशन करके आए हैं वहाँ पर आपकी सबसे अच्छी प्रिपरेशन कैसी है, किस सब्जेक्ट में आपकी सबसे ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनका फिजिक्स अच्छा होता है, केमिस्ट्री अच्छा होता है, बट मैथ्स उतना अच्छा नहीं होता है, ठीक है। या कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनका फिजिक्स में अच्छा है, मैथ्स अच्छा है, हो सकता है केमिस्ट्री उनका अच्छा ना हो। तो आप सबसे पहले आपको कोई भी जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारा इस सब्जेक्ट में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमें बहुत अच्छे से, जहाँ पे भी आपको कॉन्फिडेंस हो, अगर आपको फिजिक्स में कॉन्फिडेंस है तो आप वहाँ से स्टार्ट कीजिए। लेकिन जब आप एक बार स्टार्ट करना चालू करें तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भाई मेरे ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, हो सकता है उन्होंने फिजिक्स से स्टार्ट किया, फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा आ गया, डिफ़िकल्ट आ गया कि उसमें उनको टाइम लग जाता है, तो उस जगह को हमें क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए उस समय के लिए। ये नहीं है कि आप वहीं पर अपना टाइम अपना
बेस करें। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जब भी हम लोग कोई टेस्ट स्टार्ट करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनमें सबसे अच्छी प्रिपरेशन क्या है, या मुझे कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, और वहाँ से आपको स्टार्ट करना चाहिए। फिर हम बात करते हैं, फिर आपको उन क्वेश्चंस के अटेम्प्ट्स लेनी चाहिए जो सबसे इजी हों, जो आपको लगता है कि आप देखते ही उनको टिक कर सकते हैं या 1 मिनट के टाइम पीरियड के अंदर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको उन क्वेश्चंस की अटेम्प्ट करनी चाहिए। व्हाट वर द टॉपिक्स, तो यही बात हो रही है कि आपको टॉपिक्स पता होने चाहिए कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं कि जिनके क्वेश्चंस मैंने जल्दी अटेम्प्ट किए। व्हाट एरर डिड आई मिस्टेक इन टॉपिक आई वाज फैमिलियर विद। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं कि जब आप क्वेश्चंस करने जाते हैं आप पूरे उस टॉपिक से फैमिलियर होते हैं, लेकिन किसी वजह से आपका एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि कौन से आपके वो टॉपिक हैं। तो ये कुछ हमारे पॉइंट्स हैं जिन पर आप वर्कआउट करेंगे तो आप अपना टेस्ट बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद कहता है वाज आई कंप्रेंडिंग द क्वेश्चंस करेक्टली, क्या मैंने किसी क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन करने जा रहा था, उसे अच्छे से समझा या नहीं समझा, कि बगैर पढ़े मैंने उसके आंसर को टिक कर दिया। तो सबसे पहली चीज़ ये और इम्पॉर्टेंट होती है कि जब भी आप कोई टेस्ट सीरीज़ दें या कोई भी मॉक टेस्ट दें तो आप ये चीज़ ज़रूर एनालिसिस कीजिए कि आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझा या नहीं समझा। एंड हाउ टू आइडेंटिफाई विच क्वेश्चन टू स्किप एंड विच कुड बी कैलकुलेटेड रिस्क। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि मुझे कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कहाँ पर, मतलब अगर आपने किसी क्वेश्चन को टिक कर दिया है तो हो सकता है उसके गलत होने के चांस क्या हैं। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो आपको सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना चाहिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैं किस टॉपिक में स्ट्रांग हूं, ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जिनको हम जल्दी कर सकते हैं बिल्कुल सेकेंड्स में, एक बार में। आप सबसे पहले जो भी देखिए आप क्वेश्चंस हैं तो सबसे पहले आप यही कीजिए, चाहे वो फिजिक्स का है या केमिस्ट्री का है, कि आप 1 शॉट में जल्दी जल्दी कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप अगले डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस पर जा सकते हैं। तो ये कुछ हमारे पॉइंट्स थे तो जिन पे हमने बात की। अब कहता है कि व्हाट कैन डू बेटर फॉर मॉक टेस्ट, ऐसी क्या चीज़ें हैं कि जो हम लोग मतलब मॉक टेस्ट के लिए कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये है कि आपको अपनी प्रिपरेशन का पता होना चाहिए। अब बहुत से बच्चे ऐसे हैं उनका हो सकता है सिलेबस कंप्लीट ना हुआ हो सकता है। देखिए, जब भी आप मॉक टेस्ट देने जाएं तो आपका एटलीस्ट 75% तीनों ही सब्जेक्ट्स में कंप्लीट सिलेबस फिनिश हो जाना चाहिए, तभी हम मॉक टेस्ट में जाना चाहिए। तो आपको ये देखना है कि आपका जो प्रिपरेशन है वो कैसा है। फिर इसके बाद अब कुछ क्वेश्चन जब आप टेस्ट देने जाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो आपने अनअटेम्प्टेड किए हैं, तो उन क्वेश्चंस को आप देखिए कि ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि हम लोगों ने इस क्वेश्चंस को, यानी जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया है, क्यों नहीं, किस वजह से नहीं कर पाया, कॉन्सेप्ट नहीं आता था या फार्मूला नहीं आता था या उस पूरे टॉपिक में प्रॉब्लम है, या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि वो क्वेश्चन, आपको टॉपिक तो प्रिपेयर हो लेकिन उस क्वेश्चन का सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आया हो। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जो लोग किसी भी क्वेश्चन को करते समय जब उन्हें ये पता होता है यार मेरा है ना ये टॉपिक बहुत अच्छा है, सपोज कीजिए मैथ में मेरा ये टॉपिक बहुत अच्छा है और उस टॉपिक से बहुत सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आया, तो बच्चे क्या करते हैं, उसे ईगो पे ले लेते हैं। तो उसे हमें नहीं लेना चाहिए और हमें उस क्वेश्चन को क्या करना चाहिए, स्किप करना चाहिए। फिर इसके बाद हमें ये देखना चाहिए कि जब भी हम कोई मॉक टेस्ट दे के हटते हैं तो कौन कौन से हमने क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं, उन पर रिव्यू होना चाहिए। चेक इफ देयर इज ए प्रोबेबिलिटी, जब आपने कोई क्वेश्चन करने गए हैं आप जब वहाँ पर, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी क्वेश्चन को करने में आपने कितना टाइम लगाया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस क्वेश्चन को करने के लिए कोई और दूसरा भी कोई मेथड हो जिससे कि हम उस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से जल्दी दे सकते थे। हो सकता था वो क्वेश्चन आपका आधे मिनट में हो जाए, हाफ मिनट में हो जाए, लेकिन आपने उसमें 4 to 5 मिनट का टाइम अपना वेस्ट कर दिया। तो आपको ये भी एक एनालिसिस करना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस क्वेश्चन को करने का कोई और भी क्विक तरीका है जो कि लेस टाइम स्पेंड करता हो। क्लियर। फिर इसके बाद डू नॉट स्टेप बैक फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। देखिए, जब आप, वही मैंने अभी जो बात की थी आपसे, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए
कि आपके कौन से सब्जेक्ट्स अच्छे हैं और किस सब्जेक्ट में आपकी सबसे अच्छी प्रिपरेशन है, तो आपको उसी पार्ट से स्टार्ट करना चाहिए। बहुत से बच्चे ऐसे हैं, देखिए अगर हम जर्नल एक ओवरव्यू बना के चलते हैं, ये नहीं है कि हमने वहाँ पर आपको हो सकता है फिजिक्स आती नहीं है और आपने अपना पेपर स्टार्ट किया फिजिक्स से, तो हमें ये एक अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए हर समय कि मुझे पेपर कहाँ से स्टार्ट करना है। देखिए जनरली अगर मैं जेई मेंस की बात करूँ तो जो जेई मेंस का पेपर है सबसे पहले बच्चे केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं और एक कम टाइम पीरियड में, क्योंकि देखिए मैथ्स का जो सेक्शन होता है वहाँ पर आपको टाइम की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है, तो सब लोग क्या करते हैं जनरली केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। लेकिन हो सकता है कि किसी बच्चे का केमिस्ट्री इतना अच्छा स्ट्रांग ना हो तो वो फिजिक्स से भी स्टार्ट कर सकता है और केमिस्ट्री में देख सकता है कि भाई कुछ तो उसने प्रिपेयर किया होगा, तो सबसे पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करे जो केमिस्ट्री में आता है, देन उसके बाद वो फिजिक्स। तो ये हर बच्चे की अपनी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं जिस पर उनको काम करना चाहिए। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग मॉक टेस्ट, जैसे जैसे हमारे एग्ज़ाम की डेट पास आती जाती है तो हमें मॉक टेस्ट की अपनी फ्रीक्वेंसी भी क्या करनी चाहिए, इंक्रीज करनी चाहिए बच्चों, जिससे कि आप देखिए अगर आप एक वीक में 2 टेस्ट अगर दे रहे हैं तो जिससे कि आप क्या करेंगे कि आप डेली आपके ऊपर एक प्रेशर आएगा पढ़ाई का, आपको टॉपिक सारे रिवीजन करने हैं, आपको एनालिसिस करना है, आपके किस किस टॉपिक में कौन कौन से वीक एरियाज हैं, ये जितनी जल्दी आप आइडेंटिफाई करें उतना ज़्यादा अच्छा है। और इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से आपका क्या रहेगा कि जो मॉक टेस्ट है आपका एक्यूरेसी पता रहेगी और इसमें आपको ये भी पता रहेगा कि मेरी जो एग्ज़ाम कोई भी एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चंस करने की स्पीड क्या है। तो इसलिए हमें अपनी क्या है फ्रीक्वेंसी बढ़ा देनी चाहिए। एग्ज़ाम टाइम में कोशिश ये करनी चाहिए हर वीक में 2 या 3 मॉक टेस्ट जरूर दें, और हो सकता है लास्ट मोमेंट पर तो आपको ऐसा भी करना पड़ जाए कि रोज़ ही टेस्ट देना है। आप अपने सारे टॉपिक्स आप देखिए कि मेरे किन किन टॉपिक्स में प्रॉब्लम है, कहाँ पे कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ पर मुझे टाइम लग रहा है। तो इन सारी चीज़ों का जितना ज़्यादा नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी में आप टेस्ट देंगे तो उसका एनालिसिस करना और अच्छा होगा, जिससे कि और अच्छे से अच्छा आपका इम्प्रूवमेंट होगा। जेई नीट कैन नॉट बी क्रैक्ड इन ए मैटर, जैसा कि सभी लोगों को पता है कि जेई मेंस और जो नीट का जो हमारा एग्ज़ाम है वो ऐसा नहीं है कि आप जस्ट 1 वीक में या 1 मंथ में आप प्रिपेयर कर लें, और इसके लिए जो आपको टाइम चाहिए एक लंबा टाइम होता है, अराउंड 1.5 साल का टाइम होता है, 1.5 से 2 साल का टाइम होता है, करीब 20 महीने की पढ़ाई होती है। तो इसमें आपको पूरा टाइम चाहिए होता है और उसमें आपने ऐसा नहीं है आप डे फर्स्ट से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये आपको क्या कहता है कि इट डिमांड्स टाइम एंड रेगुलर प्रैक्टिस, और आपको प्रैक्टिस की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, टाइम देना पड़ता है, डेली एक शेड्यूल बनाना होता है, एक आपकी स्ट्रैटेजी होती है। ऐसा नहीं है कि बस कोई बच्चा आया, बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर हमने क्रैश कोर्स करके 1 महीने में काम कर लिया, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। क्रैश कोर्स उन्हीं बच्चों के लिए होते हैं जिनकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी होती है। इसमें पूरा 11th और 12th का उसको पूरा एग्जाम आता है, बस उसे जस्ट रिवीजन करना है। एंड आइडेंटिफाई गैप्स, जब आप कोई टेस्ट देने जा रहे हैं तो हर टेस्ट को देने के लिए आपको ये देखना है कि अब मैं अगले टेस्ट में कैसे बेटर करूं, मेरे पिछले टेस्ट में कौन से टॉपिक्स के क्वेश्चंस गलत हुए थे उनको आइडेंटिफाई करना था, और अपने जितने भी कॉन्सेप्ट हैं प्लस आपके जितने भी फार्मूले हैं वो सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एंड पॉलिश योर स्ट्रेंथ, आपको अपनी स्ट्रेंथ भी पता होनी चाहिए। हो सकता है कि आपने फर्स्ट टाइम कोई स्ट्रैटेजी यूज़ की हो वो ज़्यादा अच्छी रही हो, और अब जो आप इस समय, तो आपको एक अपनी स्ट्रैटेजीज़ का भी पता होना चाहिए कि हमें कौन सा क्वेश्चन पेपर कैसे करना है, किस ऑर्डर में चलना है, सबसे पहले हमें कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस करने हैं, कहाँ पे हमें टाइम सेव करना है। और जैसा कि अगर मैं बात करूँ मैथ में तो ऑलरेडी टाइम 1 घंटे से ऊपर लग ही जाता है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमारा कोई टॉपिक है 3 घंटे का पेपर है तो हमने 1 आवर फिजिक्स के लिए दे दिया, 1 आवर केमिस्ट्री के लिए दे दिया, 1 आवर बायो के लिए दे दिया, या कुछ भी कोई भी टॉपिक हो सकता है, या मैथ्स के लिए दे दिया। तो ये सब डिपेंड करता है कि डिफरेंट पेपर पर और उनके डिफ़िकल्टी लेवल पर। तो ये आपको तभी पता लगेगा जब आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे, तभी आपको पता लगेगा कि हमें किसी चीज़ को कैसे स्टार्ट करना है, कैसे फिनिश करना है, कौन से कॉन्सेप्ट्स हमारे रह रहे हैं। तो ये इस चीज़ पर ये करता है।
जब आप कोई मॉक टेस्ट देते हो तो वो एक पैरामीटर होता है जो आपका ये बताता है कि आपकी जो एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है वो कैसी चल रही है, जिसमें आप एक अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप अपना असेसमेंट कर सकते हो कि किस सब्जेक्ट में कहाँ प्रॉब्लम है, कौन से वीक एरियाज़ हैं जिन पे आपको काम करना है। हो सकता है जब आप कोई एग्ज़ाम का प्रेशर लेते हैं, इस तरह से लेते हैं आपको एग्ज़ाम में आती हुई चीज़ें नहीं कर पाएँ, लेकिन जब आप उन्हीं चीज़ों को जब आप घर पर करते हो तो आके आपसे आसानी से हो जाते हैं। तो ये एक प्रेशर होता है। तो जब आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा जो जो कॉन्सेप्ट्स हैं और उनमें बार बार आप उन पर वर्कआउट करेंगे, चीज़ों में जितनी क्लैरिटी हो जाएगी, जितने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, जितने टेस्ट देंगे, उससे आपकी स्पीड इम्प्रूव होगी और एक्यूरेसी भी इम्प्रूव। कोई भी जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो कुछ 2-3 बातों पर ही मेनली डिपेंड करती है कि एक तो आपके कॉन्सेप्ट्स कैसे हैं, प्लस जब क्वेश्चन आता है तो आपकी स्पीड कैसी है, और जब आप कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसमें आपकी एक्यूरेसी कितनी है। तो यही सब बातें आपको ध्यान देनी है और जो कि आप बार बार मॉक टेस्ट दे के इम्प्रूव कर सकते हो बच्चों। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को बच्चों शेयर भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।